हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th का साइंस चैप्टर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा चैप्टर है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। बहुत इजी चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Force, work and energy. Force. You must have seen a cricket match. मीन्स इसमें क्या कह रहा है कि आपने एक क्रिकेट मैच जो होता है वो देखा होगा। ऑब्वियसली सबने देखा है। सो द bowler use force to blow. मीन्स जो बॉलर होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है बॉल को हिट करने में, बॉल को थ्रो करने में। द बैट्समैन यूजेस फोर्स टू हिट द बॉल. और जो बैट्समैन होता है वो बॉल को हिट करने में, मारने में फोर्स लगाता है। द फील्डर यूजेस फोर्स टू स्टॉप इट. और जो फील्डर होता है वो बॉल को रोकने में फोर्स लगाता है। दीज आर द वेज इन विच द क्रिकेटर्स यूज फोर्स. और ये कुछ ऐसे वेज है जिससे क्रिकेटर्स जो हैं वो फोर्स को यूज़ करते हैं। फोर्स इज यूज टू. फोर्स को हम लोग किन कामों में यूज़ करते हैं? एक मतलब बॉडी मीन्स यहाँ पे बॉडी से मतलब है किसी ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा। तो हियर बॉडी मीन्स अ ऑब्जेक्ट. ओके, अ ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो बॉडी वर्ड यूज हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। तो मूव अ बॉडी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करना। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया थ्रोइंग अ बॉल, एक बॉल को थ्रो करना मतलब उसे फेंकना। ठीक है। स्टॉप अ मूविंग बॉडी मतलब कोई एक बॉडी, मतलब जैसे मान लीजिए हम बॉल का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने बॉल थ्रो करी, वो इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर एक फील्डर खड़ा हुआ है तो उसने इस बॉल को पकड़ लिया। तो ये भी एक टाइप मतलब ये भी हमारा फोर्स का एग्जाम्पल, जिसमें दिया हुआ है ना एग्जाम्पल कैचिंग दी बॉल, मतलब बॉल को पकड़ना। देन चेंज द डायरेक्शन of a moving change the direction of a moving body. अब क्या है, जो बॉडी मूव करी उसका डायरेक्शन चेंज करना। मतलब अभी ये जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब अगर यहाँ पे बैट्समैन ने उसे हिट किया तो ये जो बॉल है अब ये इस डायरेक्शन में वापस जाएगी। सो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ ना एग्जाम्पल हिटिंग द बॉल विद द बैट, मतलब बॉल को बैट से हिट करना। ये क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। फोर्स कैन बी यूज टू पुल और पुश समथिंग. मतलब जो फोर्स है उसका यूज हम लोग किस काम में कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को खींचने या फेंकने में। जैसे हमारे पास में कोई बॉल है तो उस बॉल को हमने फेंका तो ये क्या हो गया, पुल हो गया, सॉरी पुश। ठीक है। हमने बॉल को मतलब बॉल को तो हम फेंकते हैं, कोई हैवी चीज़ जिसको हम लोग ढकेल रहे हैं दूसरी साइड, तो उसको हम लोग पुश कर रहे हैं। और किसी चीज़ को अगर हम अपनी साइड खींच रहे हैं तो उसे हम लोग पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ओके, वी अप्लाई फोर्स टू पुश द पेडल्स ऑफ अ बाइसिकल टू मेक इट मूव. मतलब हम लोग, जो हमारी बाइसिकल होती है उसके पैडल को मारते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं ताकि हमारी जो साइकिल है वो मूव करे, चले। सिमिलरली वी यूज फोर्स टू प्रेस द ब्रेक्स टू स्टॉप इट. और उसी तरीके से हम लोग साइकिल के जो हमारे ब्रेक्स होते हैं उनका यूज करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं साइकिल को रोकने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तब हम लोग जो फोर्स है उसके हम लोग अब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स जो है उसके डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मस्कुलर फोर्स. कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स. सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स. देन इलास्टिक फोर्स. देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देन मैकेनिकल फोर्स. तो यहाँ पे आपको टोटल 5 फोर्स के बारे में बताया गया है। मस्कुलर फोर्स,
frictional force, elastic force, gravitational force and mechanical force. Okay, so let's move to next page. Okay, so फिगर 6.1 हमने अभी अभी देखा था, उसमें एग्जाम्पल्स हमारे दिए हुए थे. Then the force exerted by the muscles of our body is called muscular force. मतलब अभी हमने मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल देखा था ना, तो उसमें क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मसल्स की हेल्प से उसे उठाते हैं या फेंकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स. वो कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, जिसमें हमारी मसल्स यूज हो रही हो. देन वेरियस टूल्स यूज मैकेनिकल फोर्स टू डू वर्क. बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो मैकेनिकल फोर्स को यूज करते हैं काम करने के लिए, मतलब जिसमें मशीनरी का यूज हो रहा हो, वो मैकेनिकल फोर्स है. देन इलास्टिक फोर्स इज यूज टू मूव अ कैटरपिलर. मतलब जो इलास्टिक फोर्स, जैसे आपने देखा होगा ना, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो इलास्टिक फोर्स होता है, वैसे ही जो कैटरपिलर होता है उसके हम लोग स्ट्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो उसमें भी हम इलास्टिक फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं. The force by which the earth pulls an object towards it is called gravitational force. मतलब जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जैसे ये हमारी अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है. तो ये किस लिए खींचती ऐसा क्या है इसमें जिस फोर्स से वो खींचती है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, A moving body slows down or stops on its own due to frictional force. अगर कोई बॉडी मूव करी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अपने आप उसकी स्पीड जो है वो धीमे धीमे कम होगी. ठीक है, जैसे अभी 100 मीटर की स्पीड 110 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रहा था, फिर उसकी स्पीड कम होगी, वो 5 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, उसके बाद में फिर वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से क्या होता है कि जो बॉडी मूव कर रही होती है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, वो अपने आप ही अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है या रुक जाता है. देन वर्क. व्हेन वी यूज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and the object moves through a distance, we say that the work is done. मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, उसे हिलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वो तब हम लोग क्या कहते हैं कि वर्क हो गया, वर्क इज डन. According to scientists, we do not do any work if we stand at a place with a load on our head. Means साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम खड़े हैं, चाहे हम अपने सर पर बहुत सारा वजन लेके खड़े हैं, चाहे इवन फॉर अ होल डे, चाहे हम पूरे दिन भर ही क्यों ना खड़े रहें, लेकिन हम लोग उसे ये नहीं कहते कि हमने कोई भी काम किया है, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द लोड. क्योंकि जो वेट है वो अपनी जगह से हिला ही नहीं. वर्क इज डन व्हेन अ लोड इज लिफ्टेड. मतलब वर्क तब होता है जब एक हैवी ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं, दूसरी जगह रखते हैं. व्हेन अ डोर इज ओपन, जब कोई गेट खुलता है. व्हेन अ नट इज क्रैक, जब नट टूटता है. एंड व्हेन द फ्लैग इज होस्टेड, और जब फ्लैग होस्ट होता है तब हम कहते हैं वर्क डन है. अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को लेकर खड़ा है, मगर हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसने कोई भी वर्क किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी ही प्लेस पर है. अगर ये ऑब्जेक्ट को ला के यहाँ पे अगर उसने वो रख दिया, देन हम कहेंगे कि यस वर्क इज डन. बट अगर वो इसी तरीके से यहाँ पे खड़ा रहेगा तो वर्क डन हम लोग नहीं कहेंगे. सिंपल मशीन. ऑफन वी हैव टू यूज सम टूल्स टू डू सम वर्क. मतलब हम लोग कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं अपने कुछ कामों को करने के लिए, क्योंकि सारे काम हम लोग अपने हाथों से ही नहीं कर सकते, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ टूल्स की. सच टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. और इन ऐसे टूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ अ नाइफ टू कट एन एप्पल. मतलब
हम लोग चाकू का इस्तेमाल करते हैं एप्पल को काटने के लिए। तो नाइफ इज अ टूल और अ सिंपल मशीन। मतलब तो जो चाकू है वो या एक टूल है या फिर सिंपल मशीन है। ओके, सिंपल मशीन हेल्प्स अस टू, मतलब जो सिंपल मशीन है वो हमें क्या क्या करने में हेल्प करती है। डू आ वर्क फास्ट, अपना काम जल्दी करने में हेल्प करती है ना। सिंपल मशीन्स जो हमारी होती हैं उनकी हेल्प से हमारा काम जो है वो जल्दी फिनिश हो जाता है। डू वर्क विद लेस फोर्स और एफर्ट, जो हमारा काम है वो कम फोर्स कम एफर्ट से बिना ज़्यादा ताकत लगाए हमारा काम हो जाता है। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज्ड, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा फोर्स लगा उसकी हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई जैसे बॉल ही का हम एग्जांपल लेते हैं, बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है और अगर यहाँ से हमने बैट से बॉल को हिट किया तो क्या होगा, अब बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, अब वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो दैट इज ओनली रिटर्न, मतलब हम लोग उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। Some examples of simple machine are lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, the screw and wedge। मतलब यहाँ पे हमें क्या बताया गया, सिंपल मशीन के एग्जाम्पल्स बताए गए। जो सिंपल मशीन के एग्जाम्पल्स क्या है, लीवर, पुले, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड ब्रिज। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले और इसकी पिक्चर अभी हमें आगे देखने को मिलेगी। ओके, सो नंबर 1 इज लीवर। A lever is used to lift weights, cut things in open lids। मतलब जो लीवर है उसका हम लोग यूज किस कामों में करते हैं, जो भारी चीज़ें होती हैं उनको उठाने में, चीज़ों को काटने में, और जो टाइट कैप्स होते, जो बॉटल्स होते हैं उनका कैप टाइट हो जाता है ना, तो उसे खोलने में। हैमर्स एंड बॉटल ओपनर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स। हैमर मीन्स हथौड़ा, और बॉटल ओपनर इस तरीके से होता है ना हमारा बॉटल ओपनर, उससे हम लोग बॉटल को ओपन करते हैं। तो हैमर और बॉटल ओपनर ये क्या है, लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। अ स्मॉल चाइल्ड lifts up a heavier child on a seesaw which is also a type of lever। मीन्स दो बच्चे हैं, एक का वेट कम है एक का वेट ज़्यादा है। जिसका वेट कम है उसने क्या किया, सीसॉ पे जिस बच्चे का वेट ज़्यादा है उसको उठा लिया है। तो ये क्या है, ये जो सीसॉ है ये भी लीवर का ही एक टाइप है। नाउ पुले। अ पुले इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड रोप। मतलब जो पुले है वो सिंपली एक व्हील और एक रस्सी से बनता है। व्हील मीन्स चरखा, आपने इस तरीके से देखा होगा ना, जो कार के स्टीयरिंग्स होते हैं उनमें भी लगा रहता है इस तरीके से व्हील। और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स जो होते हैं उनको भी हम लोग व्हील कहते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो इस तरीके से होता है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट थिंग्स ईजिली। इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पुले होता है ना, ऐसे व्हील होता है उससे इस तरीके से रोप निकलती है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें होती है ना उनको हम लोग आसानी से उठा सकते हैं। विलेजर्स यूज पुले टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। जो विलेजर्स होते हैं वो पुले का यूज़ करते हैं, ये जो हमारा पुले ही है ना, इसका यूज़ करते हैं वेल से, जो कुएं होते हैं उससे पानी निकालने के लिए, क्योंकि इस तरीके से होता है ना वो। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये है तो इसमें इस तरीके से दो रोप निकली हुई होती हैं। तो एक तरफ वो अपना बकेट अटैच कर देते हैं और दूसरी साइड से वो उसे होल्ड कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ये हमारा वेल है तो इसके अंदर ये गया, इसमें वाटर फिल अप है। फिर वो लोग जब इसको डाल देते हैं फिर यहाँ से एफर्ट लगाते हैं, इसको खींचते हैं, तो जो बकेट है वो पानी से भरा हुआ बकेट हमारे पास आ जाता है। तो इसमें भी हम पुल्ले का यूज़ करते हैं। ओके, व्हील एंड एक्सल। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्हील एंड एक्सल। अ व्हील and axle arrangement is made up of two circular objects of different size। means ये
दो जो है सर्कुलर ऑब्जेक्ट मीन्स सर्कल में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बनता है। एक का साइज तो मतलब दोनों का साइज डिफरेंट होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। द व्हील इज द लार्जर ऑब्जेक्ट, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, व्हील होता है। बड़ा क्या होता है, व्हील होता है। मीन्स दिस इज अ व्हील। इट रोटेट्स अराउंड द स्मॉल सर्कुलर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एक्सल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्सल कहते हैं। तो इसके अराउंड जो है ये जो बड़ा है सर्कल वो रोटेट करता है। आ स्टीयरिंग व्हील, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टीयरिंग व्हील है। आ बाइसिकल पैडल एंड अ स्क्रू ड्राइवर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, पहला तो स्टीयरिंग व्हील, कार का आपने स्टीयरिंग व्हील देखा होगा ना, तो वो हो गया एक एग्जाम्पल। देन बाइसिकल, साइकिल का पैडल, स्क्रू ड्राइवर, ये सब क्या है, व्हील एंड एक्सल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इंक्लाइंड प्लेन, an inclined plane is a simply slope over which loads can be pushed up or down. मीन्स इंक्लाइंड प्लेन आपका कुछ इस तरीके से होता है, वुडन प्लैंक एक होता है, इस पे क्या करते हैं, एक स्लोप की जैसे हम लोग ऐसे इसको स्लाइड करके जैसे देते हैं। इससे क्या करते हैं, कोई भी अगर हैवियर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग इस तरीके से, अगर हम इसमें एफर्ट लगाएंगे, इस साइड से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर चढ़ जाएगा इस पे, जहाँ पे हमें पहुँचाना है। और अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट हमारा इस जगह पर है, ऊपर है, और हम लोग इधर पे अगर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ जाएगा। ओके, सो ये होता है इंक्लाइन प्लेन जो होता है उसका यूज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। हाँ, तो यहाँ पे हमको सारे जितने भी हमारे हैं ना लीवर के एग्जाम्पल्स, उनकी हमें पिक्चर्स दी हुई हैं। तो पहले हम सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम पिक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, a plank of wood is often used to load heavy boxes or बैरल्स इन ऑन टू ट्रक्स। मतलब ये जो वुडन प्लैंक होता है ना, तो इसमें वुड का प्लैंक बनाते हैं, इसका हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन। इसका यूज़ क्या लोग कैसे करते हैं, जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको अगर उन्हें ट्रक पे चढ़ाना होता है तो वो उसे स्लाइड में लगा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना इस तरीके से, तो इस तरीके से वो लोग उसे लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ईजिली चढ़ जाते हैं ट्रक पर, या फिर जिस पे भी हमें चढ़ाना होता है उसके ऊपर इजीली हम लोग रख लेते हैं। ना स्क्रू, अ स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट। मतलब जो स्क्रू होता है वो नेल की तरीके दिखता है। नेल आपने देखा होगा इस तरीके से होता है। नेल हम लोग किसको कहते हैं, कीली जो होती है, नॉर्मल कील जिसको हम लोग हैमर से बीट करके अंदर डालते हैं, वो क्या होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेल। सो इट्स अ नेल। और स्क्रू क्या होता है, वो भी एक टाइप से जो नेल होता है उसी के तरीके होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि इसको, नेल को हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं, बट अगर हम लोगों को स्क्रू को डालना है तो हमें एक होल करना होगा, जहाँ पे भी हमको लगाना है उस होल के अंदर हम इसको रखेंगे। देन हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से एक लॉक बना होता है, तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम उसे रोटेट करके देन इसमें फिट कर सकते हैं। और जो स्क्रू होता है इसमें इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती हैं, और इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रूव्स कहते हैं। इन लाइंस को हम लोग ग्रूव्स कहते हैं। तो ये जो ग्रूव्स होते हैं ना, ये हमारे स्क्रू में बने हुए होते हैं, कट हुए होते हैं। इट इज़ यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, और इससे क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर्मली एक जगह पर अटैच रहती है, वो जल्दी निकलती नहीं है। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पर हमको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये भी हमारे स्क्रू के ही ऊपर बेस्ड है। स्क्रू का ही एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है। टेक अ शीट ऑफ पेपर, मतलब आपको एक शीट लेनी है पेपर की। कट अ राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम इट
टू फॉर्म अ इंक्लाइन प्लेन। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना हमारा, वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मीन्स यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि आपको 90 डिग्री का ही एक कट कर लेना है 90 डिग्री के उसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरीके से कटा है ना, ऐसा ही आपको उसे कट कर लेना है एक इंक्लाइन प्लेन बनाने के लिए। तो अब ये क्या है, ये एक इंक्लाइन प्लेन बन गई। अगर हम इस तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स देंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर हम इधर से फोर्स देंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हमको बनाना है इसे। नाउ रैप द ओके, कलर द इंक्लाइंड एजेस, मतलब इसकी जो एजेस है ना, ये कॉर्नर्स, इनमें आपको क्या करना है, कलर कर देना है कॉर्नर्स पे, ठीक है। नाउ रैप द पेपर अराउंड द पेंसिल एज शोन इन फिगर 6.4। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरीके से आपको उस पेपर को पेंसिल में रैप कर देना है। द कलर्ड इंक्लाइंड एज फॉर्म्स द ग्रूव्स ऑफ अ स्क्रू। और ये जो कलर्ड इंक्लाइंड एजेस है, ये क्या बना रहे हैं, स्क्रू के, ये जो है ना, ये स्क्रू के ग्रूव्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्क्रू के ग्रूव्स। अभी मैंने आपको बताया था ग्रूव्स इसी तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर स्क्रू के ग्रूव्स बना रहे हैं। ओके, अ स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, so now over here wedge. So next is wedge. Observe a knife or a wood cutter's axe. Means आप किसी चाकू को, हमारे घर में नॉर्मली चाकू होती है तो आप उसको देखिए, या फिर जिस कुल्हाड़ी से वुड कटर्स जो होते हैं, पेड़ काटते हैं, उनको, उसे देखिए। Note that the edges are sharp in front and blunt at the back. मतलब जो उसके edges है, जो उसके किनारे हैं, वो सामने की तरफ एकदम शार्प, एकदम नुकीले होते हैं, बट पीछे की साइड पे वो ब्लंट होते हैं। They are shaped like two inclined planes attached back to back. वो इस तरीके से शेप किए होते हैं कि ऐसा लगता है कि दो जो इंक्लाइंड प्लेन्स है वो एक दूसरे से एकदम बैक टू बैक अटैच्ड है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेज, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। इट इज यूज टू कट हार्ड ऑब्जेक्ट्स, और इससे हम लोग क्या करते हैं, जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कट करते हैं। अब यहाँ पे हमको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, सो पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ। ओके, सो अब हम ये एक्सरसाइज को कर लेते हैं। अब बहुत इजी एक्सरसाइज है, अभी हमने जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। ओके, फोर्स इज यूज टू मूव अ कैटरपिलर। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जिससे हम लोग कैटरपिलर को मूव कर सकते हैं, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। सो द आंसर इज इलास्टिक फोर्स। दिस इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक व्हील और एक रोप से बनता है, लीवर, पुली या स्क्रू। जल्दी याद करो, मैंने अभी बताया था पुली। ओके, मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था। तो ये पुली होता है जिसमें जो व्हील और रोप दोनों से बनता है। अ डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। इनमें से कौन सा ऐसा जो एक व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है, बाइसिकल पैडल, नट क्रैकर या वेज। बाइसिकल पैडल। A dash is like a nail with grooves cut on it. इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक नेल की तरीके होता है, उसमें ग्रूव्स कट होते हैं। तो अभी हमने इसकी एक्टिविटी भी करी थी। करेक्ट आंसर इज स्क्रू। ओके, सो नाउ अब हम पहले यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दी हुई है ना, इनको देख लेते हैं एक बारी। तो ये देखो, लीवर का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इट्स लीवर। ओके, या किसका, ये क्या शो कर रहे हैं, बॉटल ओपनर। देन इट्स स्क्रू, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पुली बना हुआ है ना, इस तरीके से यहाँ पे जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो बकेट है वो वाटर से भरा हुआ बाहर आ रहा है। ये व्हील एंड एक्सल का एग्जांपल है। स्टीयरिंग व्हील एंड स्क्रू ड्राइवर इज देयर। दिस इज इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज वेज, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, हमारे अंदर की क्षमता है काम करने की। एनर्जी इज नीडेड फॉर एवरीथिंग यू डू।
एनर्जी उन सारे कामों के लिए ज़रूरी है जो भी काम आप करते हैं, वेदर इट्स लाफ, ईट, प्ले, ब्रीथ एंड सो ऑन। मतलब चाहे वो हंसना हो, खाना हो, खेलना हो, सांस लेना हो या फिर कोई और भी काम हो, आपको एनर्जी की हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती ही है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। या नाउ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी की सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी की कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जो मोस्टली हमारी एनर्जी है वो सन से आती है, चाहे वो डायरेक्टली हमारे पास आए या फिर इनडायरेक्टली, मतलब घूम फिर के आए। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सन एनर्जी टू मेक फूड। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। Man and other animals eat food and use this energy to do work and stay alive. मतलब यहाँ पे मैन का यूज जो है ना वो सारे ह्यूमन से किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ह्यूमंस हैं और जो बाकी के एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, जो फूड सन की हेल्प से खाना बनाते हैं, जो फूड बनाते हैं वो लोग उसे खाते हैं काम करने के लिए और जीवित रहने के लिए। अब इससे क्या हो रहा है, जो सन की एनर्जी थी वो इनडायरेक्टली ह्यूमंस के, मतलब ह्यूमंस के पास और एनिमल्स के पास में आ रही है। ठीक है। द एटम एंड द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर टू अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मीन्स जो एटम्स है और जो अर्थ के अंदर का हॉट इंटीरियर है, मैग्मा, कोर, ये सब जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के। ठीक है। वो मतलब वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं सन की ही तरीके। अब सोलर एनर्जी। हैव यू सीन अ सोलर कुकर और सोलर हीटर? क्या आपने कभी भी एक सोलर कुकर या फिर एक सोलर हीटर को देखा है? व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द सन। तो उसकी क्या होगी? सन ही होगी भाई, क्योंकि सोलर वर्ड यूज हो रहा है। सोलर रिफर्स टू सन। ठीक है। सोलर वर्ड ही जो है सोलर वर्ड जो है वो सन ही से आया है। ठीक है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमको सन से मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। दिस सोलर एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी है ये हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। वी यूज सोलर सेल्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी। हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए। फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड वुड हैव केमिकल एनर्जी। और फ्यूल जैसे कि कोल मतलब आप जानते हैं कोयला, ऑयल मतलब तेल, वुड मतलब लकड़ी। तो ये जो तीन फ्यूल्स हैं इनमें केमिकल एनर्जी होती है। दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स। अभी जो केमिकल एनर्जी है, जब भी हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं, गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, ये जो इनके अंदर की केमिकल एनर्जी होती है ये हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। नाउ विंड एंड वाटर एनर्जी। वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम विंड। हमको एनर्जी विंड और वाटर से भी मिलती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड मेनली टू दिस एनर्जी इज मेनली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो एनर्जी है ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। एवरीथिंग फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक सन। मतलब जो हमें एनर्जी मिलती है नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि सन से, दो लिमिटलेस, मतलब वो लिमिटलेस, हमारे पास अनलिमिटेड, हम कितना भी यूज कर सकते हैं, बट तब भी हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। सो अब एक बार हम इधर देख लेते हैं। यहाँ पे हमको देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग विंड एनर्जी को मतलब वाटर एनर्जी को कहते हैं। ठीक है। उसके हमें यहाँ पर
दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो ये हमारा सोलर पैनल है, ये विंड मिल है, और ये हमारा एक डैम बना है जिससे कि हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। सोलर पैनल हम लोग सन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। विंड मिल्स का यूज़ हम लोग विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं, और डैम्स का यूज़ हम लोग वाटर एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ एटॉमिक एनर्जी। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। मतलब जो एटम होता है वो, ये जो पॉइंट है ना, इससे भी ज़्यादा छोटा होता है कि आपको अपनी आंखों से दिखेगा भी नहीं। तो जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक मैटर का। एटॉमिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक एनर्जी है वो एक एटम के स्प्लिट होने से, टूटने से बनती है। जैसे कि मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये तो बड़ा है, मत इससे भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक एटम है, अब ये स्प्लिट होगा, टूटेगा दो छोटे छोटे एटम्स में। अभी जो दो छोटे एटम्स हैं ये और दो छोटे एटम्स में ब्रेक होंगे, फिर ये जो छोटे एटम्स है ये और छोटे एटम्स में ब्रेक होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक एनर्जी। सो दिस इज ओनली कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। ओके, एटॉमिक एनर्जी शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो एटॉमिक एनर्जी है उसको हम लोग ह्यूमंस के, इंसानों के भले के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक एनर्जी इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एटॉमिक एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोग इसका यूज़ वेपन्स बनाने के लिए भी करते हैं। वेपन्स मीन्स हथियार बनाने के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एटम बम। तो हम लोग जो एटॉमिक एनर्जी, उसका काम अच्छे कामों के लिए भी उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और खराब कामों के लिए भी करते हैं, ठीक है। विच कैन किल लैक्स ऑफ पीपल। और जो एटम बम है इससे लाखों की तादाद में लोग मर सकते हैं। हैव ऑल्सो बीन मेड एंड यूज्ड। और इसको भी लोगों ने बनाया है और इस्तेमाल किया है, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें उसे अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए, बट लोग बुरे कामों के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। Now, geothermal energy. The hot interior of the earth is another important source of energy. जो अर्थ के अंदर का गर्म इंटीरियर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज मोस्टली यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली होती है, उसी को पैदा करने के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अलग अलग टाइप्स की एनर्जी का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन टू अनदर। हम लोग एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Okay. Where does a car get the energy to move? मतलब एक कार को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? This energy is provided by the fuel we fill in the car. ये एनर्जी उसको वहाँ से मिलती है जो फ्यूल हम लोग कार में फिल करते हैं, उससे ही कार को एनर्जी मिलती है। अब चाहे हम उसमें पेट्रोल फिल करें, चाहे डीजल फिल करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं, तो मतलब जिस भी चीज़ से वो कार मूव कर सकती है, जो जिस भी चीज़ से मूवेबल होती है, हम लोग वो उसके अंदर फिल करते हैं, चाहे वेदर इट इज CNG, ठीक है। तो हम लोग जो भी उसमें फिल करते हैं वो उसी से एनर्जी लेती है और फिर चलती है। व्हेन वी बीट अ ड्रम आवर मस्कुलर एनर्जी इज चेंज्ड इनटू साउंड एनर्जी। जब हम एक ड्रम को बजाते हैं तो उसमें हमारे मसल्स का फोर्स लगता है, बट फिर वो जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। कैन यू थिंक ऑफ सच एग्जाम्पल्स? क्या आप इन एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं? तो सोचिए और कमेंट में बताइए, ओके। अब यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न देम।
एंड अब आता है यहाँ पे क्विक रिकैप। चलिए फटाफट से हम भी रिकैप कर लेते हैं। फोर्स कैन मूव अ बॉडी। जो फोर्स होता है वो एक ऑब्जेक्ट को हिला सकता है। स्टॉप अ मूविंग बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स इज अप्लाइड टू पुश और पुल समथिंग। फोर्स किसी भी चीज़ को ढकेलने के लिए या अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। वर्क तब होता है जब हम लोग फोर्स से किसी एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। वर्क इज मेड इजियर बाय यूजिंग टूल्स। वर्क जो है वो आसान हो जाता है टूल्स यूज करने से। दीज टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। इन टूल्स को हम लोग सिंपल मशीन्स कहते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो काम करने की हमारी एक क्षमता है। सो दिस एंड्स योर चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।